लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था हीट ट्रीटमेंट का, और उसमें हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट एंड प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो दोनों में हमें प्रॉपर्टीज कैसी मिलती हैं वो अभी अपन ने डिस्कस की थी। दूसरा अपन ने क्रिस्टल्स भी देखे थे कि भाई कौन से स्टेप पे अपन को कैसे क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, अब अपन को स्टेप्स फॉलो स्टेप्स क्या यूज करना है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग डायरेक्टली नहीं होती है, ये सबको पता होना चाहिए। उसके पहले प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग डायरेक्टली नहीं होती है, उससे पहले अपन को सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या फिर अपन उसको क्या कहते हैं स्ट्रेंथ हार्डनिंग करना पड़ता है। स्ट्रेंथ हार्डनिंग के बाद ही सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। इसको 3 नाम बोले हैं मैंने यहाँ पे, कौन से? एक तो ये सॉल्यूशन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, दूसरा स्ट्रेंथ हार्डनिंग, तीसरा सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करने के बाद ही प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखी है। किसकी क्या लिखा है? स्टेप्स फॉर प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग की स्टेप्स हैं ये। ठीक है, सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन ट्रीटमेंट इज डन। सॉल्यूशन ट्रीटमेंट इज डन, ठीक है। सबसे पहले अपन को सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं आपको पता है, डायरेक्टली अपन वाटर क्विंचिंग करते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है, दिखाएंगे। दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल फेज सॉलिड सॉल्यूशन। क्या मिलता है? सिंगल फेज सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है ये इस स्टेप में अपन को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई दूसरा फेज दिख रहा है? एक पूरा सॉलिड है और बिल्कुल सिंगल फेज है। अगर कोई दूसरा फेज होता तो यहाँ पे कुछ मार्किंग होती है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे डॉट डॉट होते हैं, कुछ ना कुछ yes, होता। मैंने माइक्रो स्ट्रक्चर पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर 2 फेज होते तो ऐसा कुछ होता, पर यहाँ पे कुछ दूसरी चीज नहीं दिख रही है। प्योर आपको मेटल दिख रहा है, प्योर मेटल दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेप अपन सॉलिड ट्रीटमेंट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए लिखा भी हुआ है 100% के मतलब ये के एक नाम दे दिया है, जैसे अपन अल्फा नाम देते हैं ना, वैसे इन्होंने के नाम दे दिया है। ठीक है, this treatment involves the formation of the single phase solid solution. In solution treatment the alloy is heated above the solvus temperature. solvus temperature पढ़ाया था आप लोगों को? solvus पढ़ाया था? solvus किसको बोलते हैं? एक तो सॉलिडस था, एक तो सॉलिडस लाइन थी, दूसरी कौन सी लाइन थी? सॉल्वस लाइन थी ना। हाँ, एक सॉलिडस लाइन थी, दूसरी सॉल्वस लाइन थी। सॉल्वस लाइन क्या होती है? सॉल्वस लाइन वो होती है कि अगर मिक्सचर है, सॉलिड के मिक्सचर है, उससे सिंगल क्रिस्टल बनता है, उससे सिंगल क्रिस्टल बनता है तो वो जिस लाइन से होते हुए जाती है, जिस लाइन से होते हुए जाती है उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? सोल्वस लाइन कहते हैं। ये अपन ने आयरन कार्बन डायग्राम में या फिर अपन फेज डायग्राम बोले उसमें पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। और सॉलिडस लाइन क्या yes, होती है? वो लाइन जिस से पार होके। जिस हाँ हाँ बताओ। जिस लाइन के नीचे जो है वो कंप्लीट सॉलिड होता है ना, वो लाइन सॉलिडस लाइन होती है। और कहाँ से? लिक्विड से सीधे अपन को सॉलिड मिलता है, उसको बोलते हैं सॉलिडस लाइन, है ना। हाँ, या तो एक बार दिखाऊं, सब कुछ भूल गए हो आप लोग? एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखिए, ये जो है ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन, ये क्या है? सॉल्वस लाइन है। ये क्या है? सॉल्वस लाइन है। सॉल्वस लाइन। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे प्योर अल्फा है। अल्फा प्लस बीटा से प्योर अल्फा या फिर अल्फा से अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो वो जिस लाइन से होते हुए गुजरता है उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? सॉल्वस लाइन। और सॉलिडस लाइन क्या कहलाएगी? अब ये जो होगा, ये जो होगी, ये वाली लाइन जो होगी वो सॉलिडस लाइन होगी। लिक्विड से अपन फिर प्योर सॉलिड बनता है, जहां पे लिक्विड से होते हुए यहाँ पे भी लिक्विड है, देखिए यहाँ पे भी लिक्विड है ना। और ये भी लाइन क्या हो जाएगी? आपकी सॉलिडस लाइन हो जाएगी। और ये लाइन भी सॉलिडस, सॉलिडस। ये वाली लाइन भी सॉलिडस लाइन हो जाएगी। ये देखिए, लिक्विड से लिक्विड प्लस अल्फा, फिर फाइनली अल्फा, लिक्विड से लिक्विड प्लस अल्फा, फिर फाइनली अल्फा प्लस बीटा, प्योर सॉलिड बन जाता है इस लाइन से गुजरते हुए। तो उस लाइन को अपन सॉलिडस लाइन कहते हैं, है ना। आयरन कार्बन डायग्राम में भी दिखा देता हूँ एक बार। आयरन कार्बन डायग्राम में आपको, जैसे ये वाली लाइन आपकी, ये वाली लाइन आपकी क्या है? सॉलिडस लाइन है। ये वाली लाइन क्या है? सॉलिडस लाइन। लिक्विड से आपको प्योर सॉलिड मिल रहा है, ये आपकी हो गई सॉलिडस लाइन। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस फेराइट है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे गामा है। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। सॉलिड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिस लाइन से होते हुए, पार्शियल सॉलिड से कंप्लीट सॉलिड बनता है। तो जिस लाइन से होते हुए गुजरता है वो लाइन आपकी क्या कहलाती है? सॉल्वस लाइन कहलाती है। ठीक है, सॉल्वस। ठीक है, रिपीट करो। ठीक यस है, सर। अपन टेस्ट लेंगे तो और आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या है, इन दिस सॉल्यूशन अपन को सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ, कितने टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा? अबव द सॉल्वस टेम्परेचर, सॉल्वस टेम्परेचर से ऊपर। वो तो देखो, ये आयरन कार्बन डायग्राम एग्जांपल लिया मैंने कि ये आयरन कार्बन डायग्राम का अपन को स्टील बनाना है, ठीक है। तो अपन आयरन कार्बन डायग्राम की बात करेंगे, है ना। आयरन और कार्बन का हमें अलॉय बनाना है, स्टील भी नहीं बोल रहा हूँ। आयरन और कार्बन का अपन को अलॉय बनाना है। तो उस केस में सॉल्वस, फिर अपन को जो प्रॉपर्टी चाहिए उस हिसाब से अपन टेम्परेचर सेट करेंगे। और उतना, जैसे मान लीजिए कि मुझे ब्रिटल मटेरियल बनाना है, तो मुझे कार्बन परसेंटेज ज्यादा रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। कार्बन होता है, रखना पड़ेगा सर। ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? सीधे 3% कार्बन पे जाऊंगा या 3-4% कार्बन पे जाऊंगा? 3 से 4 के बीच में जाऊंगा। तो उसके बीच में उसको मटेरियल को अपन हीट करेंगे। उसके ऊपर अपन देखेंगे कि सॉल्वस लाइन कहाँ है। सॉल्वस लाइन जहाँ होगी, मान लीजिए सॉल्वस लाइन आपकी मिल रही है 900, आपको सॉल्वस लाइन मिल रही है 600 डिग्री सेल्सियस में मिल रही है। तो अपन हीट, अगर अपन को वहीं पे, अगर हमारे पास मटेरियल है 3% कार्बन का, कार्बन जिसमें प्रेजेंट है उसमें मटेरियल है अपने पास 3% कार्बन वाला, ठीक है। और अपन को उसके ऊपर अपन देखते हैं 3% के उसे ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि सॉल्वस लाइन अपन को 600 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही है। और उस मटेरियल का अपन को सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना है, तो मेरे को टेम्परेचर कैसे पता करना पड़ेगा? मतलब कितना रखना पड़ेगा? 600 से ऊपर रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 600 से ऊपर रखना पड़ेगा। अबाउट 600 to 600। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास अपनी ये आयरन कार्बन डायग्राम अभी है भी, तो दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्वस लाइन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन को 3 से 4% कार्बन वाला अपने पास अलॉय है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वस लाइन कहीं कहाँ दिख रही है? ये सॉल्वस लाइन है, ये है सॉल्वस लाइन। ये सॉल्वस लाइन है कि नहीं? देखिए, ये कौन सी लाइन कहलाएगी? इसको अपन सॉल्वस लाइन भी नहीं बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन। ये यूटेक्टोइड पॉइंट हाँ है कि नहीं? है सर। कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये वाली।
ठीक है, ये वाली लाइन होगी क्या है, सोल्वस लाइन। तो इससे क्या पता चलता है कि अपन 3 से 4% कार्बन परसेंटेज अगर होगा तो अपन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन ट्रीटमेंट कब तक होगी, टू अगर आपका कार्बन परसेंटेज 2.14 तक है तो ही हो पाएगी। क्योंकि इसके बाद देखिए, अगर मैं 3 से 4% का मेरे पास कार्बन परसेंट अवेलेबल है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये आपका क्या है, ये है आपका, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये आपकी यूटेक्टोइड लाइन है। ठीक है, डिटेक्टोइड। ऊपर जाएंगे तो ये वाली लाइन क्या है आपका, यूटेक्टिक लाइन है, या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये सॉलिडस लाइन है। ये क्या है, सॉलिडस लाइन है। और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, लिक्विडस लाइन है। तो 3 से 4% के बीच में अगर अपन जा रहे हैं तो अपन कहीं पे भी अपन को सॉल्वस लाइन नहीं मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है। सॉल्वस लाइन वो लाइन होती है कि सॉलिड जो प्योर सॉलिड और पार्शियल सॉलिड के बीच में लाइन है। तो ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल है, तो ये लाइन तो सॉल्वस लाइन नहीं कहलाएगी, है ना। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो मतलब को अपन को क्या है, 1 से 2% अपन को क्या है, जैसे मान लीजिए अपन को ब्रिटल मटेरियल बनाना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे। अब 2.14 मैक्सिमम ले सकते हैं, तो उससे थोड़ा कम किया मैंने, मान लिया मैंने 1.8% कार्बन लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा, सबसे पहले ऊपर ये 1.8 इधर कहीं आएगा, 1.8 इधर कहीं आएगा। तो यहाँ से मैं वर्टिकली ऊपर जाऊंगा, वर्टिकली ऊपर गया तो मैं इस लाइन पे टकराया। ये लाइन क्या है, सोल्वस लाइन है। इस लाइन पे पॉइंट पे अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो मेरे को पता चल गया कि ये है आपका 1000, ये 1100, ये 1050 है, 1050 है। तो मतलब अगर अपना 1.8% कार्बन अवेलेबल है और आपको सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना है तो अपन को टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 1050 से ज्यादा लेना पड़ेगा। 1050। 1050 से ज्यादा लेना पड़ेगा, और कितने से कम, 1538 डिग्री सेल्सियस से कम लेना पड़ेगा। क्यों, 1538 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बन जाता है, और 1538 भी नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो कम है, 1400 डिग्री सेल्सियस से कम। इधर देखिए, देखो यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब फेज डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर की जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, फेज डायग्राम में मिलेगी। ये आपके सामने फेज डायग्राम है आयरन कार्बन का। तो आपको देखो टेम्परेचर की जानकारी कहाँ मिल रही है, फेज डायग्राम में मिल रही है। ठीक है, जैसे 1.8% कार्बन है तो यहाँ पे एक तो पता चल गया कि अगर सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना है तो 1050 से ऊपर टेम्परेचर लेना है अपन को। और अगर और ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये ऊपर लिक्विड बन जाएगा। तो अपन हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो अपन को सॉलिड मटेरियल चाहिए कि लिक्विड मटेरियल चाहिए, तो वो क्या है, आपको मेल्ट हो जाएगा मटेरियल। तो जब भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो सॉलिड मटेरियल, तो यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 1050 के ऊपर और 1400 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक का टेम्परेचर कोई भी सेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सेफ रहने के लिए अपन 1400 नहीं लेते हैं, 1400 पे तो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि अपन 2-3 घंटे के लिए रखते हैं फर्नेस में तो वो लिक्विड बन जाता है। तो ये सेफ रहने के लिए अपन ये मान सकते हैं कि 1300 डिग्री सेल्सियस, 1050 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच का कोई भी टेम्परेचर सेट ले सकते हैं आप लोग फॉर सॉल्यूशन ट्रीटमेंट। सबको समझ में आया बेटा, समझ में आ जाना सर ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये सॉल्वस लाइन है क्या? कौन सी, सर ये गामा प्लस लिक्विड से गामा ऑस्टेनाइट बन रहा है तो वो सॉल्वस थोड़ी है सर। ये वाली बोल रहे हो, हाँ। ये वाले सॉल्वस लाइन नहीं कहलाएगी, यस सर। ये कौन सी लाइन कहलाएगी, तो फिर सर अपन, ये लाइन आपकी कहलाएगी सॉलिडस लाइन। ये तो सॉलिड है सर। हाँ। ठीक है, तो सर ये अपन तो अपन ये ये वाला ले रहे हैं टेम्परेचर ना, ज्यादा अपन नहीं तो बढ़ा सकते ना सर, वरना। लिक्विड देखिए, यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन होने लगता है ना। देखिए वही तो अपन को एनालिसिस करनी है। ये देखिए, मैं ये लाइन लिखे, जैसे मान लीजिए ये लाइन ले रहा हूँ, ये लाइन देखिए यहाँ पे टच हो रही है, मतलब 1000 मान लीजिए। तो ये वाला टेम्परेचर मैंने 101.5% कार्बन वाला लाइन में बना के रखी हुई है पहले से, तो इसी को ही ले लेते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक सर। इसी को आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं, ये लाइन को ठीक ऊपर बढ़ा सर। देता हूँ। ठीक है,
अब यहां से मैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, यहाँ पे अपन को 1000 डिग्री सेल्सियस मिला है, और एक लाइन हो गई ये। अब अपन को अगर कार्बन परसेंटेज 1.5% अवेलेबल है, 1.5%, ठीक है, 1.5% अवेलेबल है और सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना है, तो इतने टेम्परेचर से लेके इतने टेम्परेचर के बीच में ही करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो लिक्विड बनना चालू हो जाएगा। देखिए, गामा तो है, सॉलिड तो है, पर लिक्विड बनना चालू हो जाएगा। तो अपन सेफ रहना चाहते हैं, अगर सेफ रहना चाहते हैं तो आप 1000 से 1200 के बीच में की आपको टेम्परेचर ले लीजिए। ठीक है, सेट कर लीजिए। आया समझ में? ठीक है, हाँ सर। आ गया ना समझ में? पक्का सबको आ गया? और कौन है? यस सर। और कौन है बेटा? सबको सर समझ में आना चाहिए। सोनू, सुथार, विनोद, विश्वजीत, नवीन, सवाल का समझ में आ गया? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? टेस्ट लूंगा बेटा मैं। तो आप समझ में आ गया सॉल्वर्स टेम्परेचर कैसे सेट करना है फॉर सॉल्यूशन ट्रीटमेंट। ठीक है, यस सर। जैसे मान लीजिए आपको निकल और कॉपर का अलॉय बनाना है, निकल कॉपर अलॉय बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास फेज डायग्राम होना चाहिए, कॉपर निकल का फेज डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, कॉपर निकल का वैसे नहीं होता है सॉल्यूशन ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें सॉल्वस लाइन नहीं होती है, सीधे सॉलिडस लाइन और लिक्विडस लाइन होती है। ठीक है ना? तो एग्जांपल आपको ऐसा लेना है जो सॉल्यूशन ट्रीटमेंट उसका होता है, जो इससे अपन को क्या पता चला कि सॉल्यूशन ट्रीटमेंट उसी मटेरियल का होता है, उसी अलॉय का होता है। हीट ट्रीटमेंट अप्लाई ये उसी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका सॉल्वस लाइन अवेलेबल हो। और सॉल्वस लाइन कहाँ मिलेगी? जहाँ पे आइसोमॉर्फस सिस्टम नहीं रहता है। आइसोमॉर्फस सिस्टम में क्या रहता है? आइसोमॉर्फस सिस्टम में आपको प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड मिलता है। तो जहाँ पे पार्शियल सॉलिड होता है, पार्शियल सॉलिड भी प्रेजेंट होता है और कंप्लीट सॉलिड भी प्रेजेंट होता है और कंप्लीट लिक्विड भी सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है, तो उसका ही अपन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फस मटेरियल का अपन नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन ट्रीटमेंट। इससे पता चल रहा है? ठीक है, कड़ियां जोड़ना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल गया। ठीक है, तो ये लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि यहाँ पे मैं तो वैसे बताने ही नहीं वाला था, अभी अचानक ध्यान आ गया, एग्जाम्पल लिया तो। ठीक है, आइसोमॉर्फस सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्वस लाइन नहीं होती है। सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को सॉल्वस लाइन से अबव अपन को टेम्परेचर सेट करना होता है। अब देखिए, इन solution treatment the alloy is heated above the solvus temperature and soaked there until the homogeneous solid solution is produced। मतलब अपन को पहले टेम्परेचर सेट करना है सॉल्वस टेम्परेचर से ज्यादा, फिर जब अपन उसको उसको फिर थोड़ी देर उसको सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, सोक मतलब सूखना, सूखने के लिए उसको रख देंगे, जैसे कि होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बने। ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बने। तो इसमें अगर अपन इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं सूखने के लिए, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट सेग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि अपन अब अगर अपन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो कुछ भी पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह कुछ भी उसमें चिपक सकती है। अगर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर लगाते हैं, तो फिर वो क्या है, एक दूसरे के पार्टिकल्स मटेरियल्स में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है। तो आप उसमें क्या है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो और थोड़ी देर के लिए उसको सुखाने के लिए रखते हो, तो थोड़ी देर के लिए रखते हो, तो वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इम्प्योरिटीज में आते हैं, इम्प्योरिटीज हर मटेरियल में रहते हैं,
उसको अपन कुछ इम्प्योरिटीज को अपन इग्नोर भी करते हैं, ठीक है, उसको अपन अपनी थीसिस में लिखते हैं कि ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? क्विंचिंग इन द प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। सेकेंड स्टेप इज क्विंचिंग इन द प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले अपन को वाटर क्विंचिंग करनी पड़ेगी। वाटर क्विंचिंग करेंगे तभी तो अपन को इरेगुलर साइज शेप का अपन को ग्रेन्स मिलेंगी, है ना। मार्टेनसाइट क्या है? वाटर क्विंचिंग करने पे अपन को क्या मिलता है? मार्टेनसाइट अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ट्रिपल डी डायग्राम के नोट्स मैंने शेयर कर लिए हैं, पढ़ लीजिए उसको। तो ट्रिपल डी डायग्राम में अपन ने मार्टेनसाइट पढ़ा था। मार्टेनसाइट कैसे मिलता है अपन को? बिना टाइम लगाए, बिल्कुल जीरो टाइम में अपन ने कूलिंग की है, जीरो टाइम लिमिट में अपन ने कूलिंग की है। जैसे कि जब अपन ने ये भी बात की थी कि मार्टेनसाइट बनता है तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्यूजन की वजह से नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? में तीन तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दो तरीके से होता है, तो एक तो डिफ्यूजन, दूसरा डिफ्यूजन लेस। तो मार्टेनसाइट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका न्यूक्लिएशन नहीं होता है, डायरेक्टली क्या होता है? ग्रेन ग्रोथ होती है। उसमें क्या होती है? डायरेक्टली दो स्टेप्स होती है जिससे अपन को ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला क्या है? न्यूक्लिएशन, दूसरा है ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। न्यूक्लिएशन उन मटेरियल का होता है हीट ट्रीटमेंट करने पे जिसमें अपना वहां पे डिफ्यूजन की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो मटेरियल का, ठीक है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं पर्लाइट की। पर्लाइट अपन ने पढ़ा था। पर्लाइट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? पहले न्यूक्लिएशन होता है, फिर ग्रेन ग्रोथ होती है। मतलब पहले डिफ्यूजन होता है, फिर डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मार्टेनसाइट में आप एक बार देख लीजिएगा, नोट शेयर कर लिए हैं। मार्टेनसाइट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि एटम डू नॉट हैव टाइम टू डिफ्यूज टू द पोटेंशियल न्यूक्लियेशन साइड, ठीक है। उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है डिफ्यूज होने के लिए, वो डायरेक्टली ग्रेन ग्रोथ करके आपका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो रैपिडली कूलिंग करते हैं, मतलब जीरो टाइम में अपन कूलिंग कर लेते हैं वाटर क्वेंचिंग करके। उससे अपन को क्या मिलता है? इरेगुलर साइज शेप के अपन को ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। वहां पे मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा उसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें जनरेट हो जाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है, जिससे देखिए लिखा भी हुआ है रैपिडली फॉर्म द सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन फॉर विच कंटेंट्स एक्सेस कॉपर। उसमें कॉपर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, कॉपर आ जाता है उसमें। एंड इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पोजीशन आप कह सकते हैं। मैं ग्राफ में दिखा देता हूँ। ग्राफ में ये वाला पोजीशन, ये देखिए रैपिडली कूलिंग की है। इस यहाँ पे पहुंचने के बाद अपन को क्या मिलता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और सुपर सैचुरेटेड और सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अपन को इरेगुलर साइज शेप के ग्रेन्स मिलती हैं, ठीक है। एटम डिफ्यूज ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, कहाँ तक पहुंचे थे अपन? यहाँ पे हो गया था एटम डिफ्यूज ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ये तो गलत स्टेप पे है अपन, यहाँ पे है देखो। The solid solution is rapidly cooled from the supersaturated solid solution for which contains excess copper and is not an equilibrium structure. मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मार्टेनसाइट आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। The atoms do not have time to diffuse to the potential nucleation site and thus the precipitation do not form. तो इस पोजीशन पे न्यूक्लिएशन नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लिएशन नहीं होता है,
मतलब डिफ्यूजन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, तो अलग से अपन को प्रेसिपिटेशन करना पड़ता है। प्रेसिपिटेशन करने के लिए अपन को अलग से फिर से अपन को हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है, कंटिन्यू। थर्ड स्टेप इज एजिंग। ठीक है, एजिंग तो मैंने आपको बताया, एजिंग टेम्परेचर, एजिंग टाइम। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे कितने टेम्परेचर तक लेके गए थे, 600 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए थे, जिसका एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने। ये एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, एग्जाम ये वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पहले भी। ये वाला है माइक्रो आप फेज डायग्राम, ये वाला है यूटेक्टिक फेज डायग्राम जिसको बोलते हैं, यूटेक्टिक फेज डायग्राम ये है, ये डायग्राम है। देखिए इसका ये वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, इस साइड वाला पोर्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, लास्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने जब सॉल्यूशन हाँ ट्रीटमेंट सर। किया तो 600 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन ट्रीटमेंट हुआ है। पर और आप ये देख सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं वो कितने टेम्परेचर पे हो रही है, देखिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना परसेंटेज है, 50% भी नहीं है, 30% पे टेम्परेचर पे, जितने पे अपने सॉलिड सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे किया है उसका 30% पे अपन को 30% अपन को एजिंग टेम्परेचर रखना पड़ता है। कितना परसेंटेज, 30% रखना पड़ता है। ठीक है, तो 200 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर ये जो हो जाएगा, ये टाइम देखिए, टाइम वर्सेस कौन सा ग्राफ है ये आपका ग्राफ क्या बता रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बता रहा है। और ये अपन ने रोक के देखिए, पहले अपन ने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, फर्नेस में रखा, फर्नेस में अपन ने इतने टाइम तक अपन ने रख लिया, तो ये टाइम आपका क्या हो जाए, एजिंग टाइम। तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अदर पार्टिकल्स जुड़ना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, मैंने कल एग्जांपल भी लिया था। थर्ड स्टेप इज एजिंग। In aging, the supersaturated solution is heated below the solvus line. पहले क्या था, above the solvus line। पहले क्या था, सॉल्यूशन ट्रीटमेंट क्या था, above the solvus line। और एजिंग, अगर अपन को प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करनी है तो क्या करना होगा, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 30% होता है एक्चुअली बेटा। ठीक है, 30% अपन अपन मैं क्या है कि लिटरेचर सर्वे कर चुका हूँ, मैं इस पे काम कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अपना मैंने जो पढ़ा है उसको मैंने आपको बता दिया। जो अगर सर ऊपर रख के जाऊंगा बेटा अभी, है ना। हाँ, तो अगर अपन को हीट प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करना होता है, सिंपली मैं अपनी, जैसे मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि सर हमें बता दो टेम्परेचर कितने पे, तो मैं तो बोलूंगा बेटा पहले पढ़ो, है ना, पढ़ो और आप डिसाइड करो। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोजेक्ट करना है तो। और आप अगर फोर्स करोगे कि सर अब आखिरी टाइम है, सर बताइए कितने टेम्परेचर पे, तो मैं अपनी लिटरेचर सर्वे जो मैंने की हुई है उस हिसाब से बताऊंगा, 30% कम कर दो उसका सॉल्यूशन ट्रीटमेंट का। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30% बता दिया था यहाँ पे। ठीक है, पर एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि बिलो द सॉल्वर्स टेम्परेचर to produce the finely dispersed precipitates। मतलब ये आपको यहाँ पे ये टेम्परेचर सेट किया और थोड़ी देर के लिए रखा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स देखो मिलना चालू हो गए हैं। तो इन पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको, जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम है, तो अगर आप टेम्परेचर ये 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे एनवायरमेंट में, तो फिर वहां पे क्या है, Al2O3 बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनवायरमेंट। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एल्यूमिनियम, अगर टेम्परेचर भी 200 डिग्री सेल्सियस है, वो नहीं है आपका, रूम टेम्परेचर नहीं है, 200 डिग्री सेल्सियस है। 200 डिग्री सेल्सियस भी गर्म होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम मिलके क्या बनाएंगे, Al2O3। तो ये क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। इसको क्या बोलते हैं,
प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से ये अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं वो क्या है, Al2O3। ठीक है, तो ये भी डायग्राम आगे चल के अभी बता रहा हूं मैं। Produce the finely dispersed precipitates. Atom diffuse only short distance at this aging temperature because the supersaturated solution is not stable. The extra copper atom diffuse to the, ये कॉपर इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एग्जांपल इन्होंने लिया है, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है कॉपर, और ये कौन सा एलॉय है, एक मिनट, ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो ये इसमें ये कॉपर अलॉय है, इसलिए कॉपर को जिक्र किया गया है यहाँ पे। ये कॉपर एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अपन ने पढ़ाया था, एग्जांपल लिया था कॉपर के, किस किस का एग्जांपल था ये, कॉपर का था, और यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ये एग्जांपल थे, नहीं ये तो पेरिटेक्टिक है। हाँ, सिल्वर और कॉपर प्लस निकल का ये कॉपर सिल्वर बेटा, कॉपर प्लस निकल का तो वो है एमोर्फस, आइसोमॉर्फस। आइसोमोर्फस है। ठीक है, हाँ ठीक है, सर। ये क्या है, यूटेक्टिक सिस्टम है, उसका एग्जांपल है कॉपर सिल्वर। ठीक है, तो ये वाला इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, कॉपर सिल्वर का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, so atom diffuse only short distances at this aging temperature because of the supersaturated solid solution is not stable. अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो सुपर सेचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन था या क्विंचिंग के बाद जो अपन को मिला, वो क्या स्टेबल नहीं था, वो क्या है आपका इरेगुलर साइज शेप का था। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, डिफ्यूजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, एजिंग अपन करते हैं 200 डिग्री, कहाँ 200 डिग्री सेल्सियस और कहाँ आपका 600 डिग्री सेल्सियस, तो जस्ट 1/3 है। तो धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ती है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉलिड मिल रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, आपको यहाँ पे देखिए अंडर एज, इसको बोलते हैं अंडर एज। तो यहाँ पे आपको देखिए स्मॉल प्रेसिपिटेशन मिलता है, तो ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है। अगर और टाइम, एजिंग टाइम और ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी बढ़ती जाती है, और आपको पार्टिकल्स जो मिलते हैं वो कोर्स प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ये पीक टाइम है, ये पीक टाइम है, पीक इसको बोलते हैं एज। ये वाली एज आपकी एजिंग एज टाइम आपका कितना होना चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए, ये एज टाइम होना चाहिए। इसमें आपको देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अपन को प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अपन को थोड़े से फाइन डिस्पर्स पार्टिकल्स, तो फाइन डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं, पर सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपके यहाँ पे बढ़ गए हैं। जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा उतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर जैसे अगर और ज्यादा अगर टाइम टाइम के लिए रखा है, तो फिर से वो क्या है, ये क्या है, टूटने लगते हैं, फिर एक दूसरे से जब पास में आएंगे तो दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स अप्लाई होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स अप्लाई होगा, तो फाइनली वो क्या है, टकराएंगे, तो फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो फिर ये ग्रैंड बाउंड्री के साथ भी लग सकते हैं। तो ये फिर से फिर वो क्या फिर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या है, कोर्स प्रेसिपिटेशन होने लगता है। तो यहाँ पे भी अपन को स्ट्रेंथ कम है, जैसे देखिए टाइम टाइम जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती जा रही है। फिर एक पीक टाइम आने के बाद अगर और टाइम के लिए रखेंगे, अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे और ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, तो फिर से स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिक्रीज होने लगती है। तो अपन को डिसाइड करना पड़ेगा, एक पीक टेम्परेचर और पीक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे अपन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मिले। ठीक है,
the extra copper atom diffuse to numerous nucleation site and the precipitation grows. Precipitation grows. ये precipitation, ये पहले precipitation, अगर और ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो precipitation बढ़ता जाता है. ठीक है, मैं साथ साथ में डायग्राम भी दिखाते जा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए. ठीक है, the fine precipitates in the alloy impede the dislocation to either cut through the precipitated particles or the around them by restricting dislocation movement during the deformation. The alloy is strength. देखिए मैंने यही बताया, जैसे जैसे अगर टाइम को बढ़ाते जाएंगे अपन को स्ट्रेंथन मटेरियल मिलता जाएगा, हार्ड मटेरियल मिलता जाएगा, और डक्टिलिटी भी आपकी इंप्रूव होती जाएगी साथ साथ में. अपन कोशिश ये करें कि अपना जो फाइन डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं, जो अगर अपन को स्ट्रेंथ के साथ साथ हार्डनेस भी बढ़ानी है, तो फाइन डिस्पर्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बढ़े, उनकी संख्या बढ़े, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए. अगर संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जहां तक ये आपको पता कैसे चलेगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पता चलेगा कि भाई कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए. ये अपन तो हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे ना, अपन कुछ टेम्परेचर सेट करेंगे, पहले अपन एक सैंपल थोड़ी बनाएंगे, अपन को सैंपल बनाने पड़ेंगे, 10-12 सैंपल बनाने पड़ेंगे. तो 10-12 अपन को फॉर्मुलेशन करने पड़ेंगे. पहले अपन ने सोचा कि भाई 600 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करें और 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करें, और अपन 2 घंटे का एजिंग टाइम रख लें. ठीक है, 2 घंटे का एजिंग टाइम रख लें. तो ये हो गया पहला. दूसरा अपन ने डिसाइड किया कि 620 डिग्री सेल्सियस आपका सॉल्यूशन ट्रीटमेंट हो गया, और दूसरा आपका 210 डिग्री सेल्सियस आपका प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर हो गया, और टाइम हमने कम कर दिया, टाइम हमने कर लिया 1.5 घंटा कर लिया. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अपन को कितने अपन को फॉर्मुलेशन करने पड़ेंगे, 10-12 फॉर्मुलेशन करेंगे तभी जाके ये ग्राफ आप प्लॉट कर पाओगे, तभी जाके आप ये पता कर पाओगे कि पीक एजिंग टाइम क्या है और पीक एजिंग टेम्परेचर और सबसे ज्यादा और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है मटेरियल में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना मिल पा रहा है. ठीक है, जब डक्टिलिटी लूज ना हो. डक्टिलिटी अगर लूज करने की टेंशन नहीं होगी तो भैया अपने को स्ट्रेंथ यहाँ क्या है, इधर भी मिल सकता है, स्ट्रेंथ अपन को इतनी भी मिल सकती है. पर अगर अपने दिमाग में ये है कि डक्टिलिटी को लूज ना करके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उस केस में ये ग्राफ बना हुआ है. ठीक है, तो ऐसे अपन ने सैंपल बना के अपन ने एनालिसिस की है, उससे अपने को ये ग्राफ प्लॉट कर किया हुआ मिला है. उससे ये पता चला कि इतने टेम्परेचर पे अपन को पीक स्ट्रेंथ और हार्डनेस मिल रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 2 घंटा. ठीक है, 2 घंटे पे अगर आपने डिस्कस किया है इसको, 2 घंटे से पहले वाले को अपन बोलते हैं अंडर एज्ड, 2 घंटे के ज्यादा लेंगे तो उसको बोलते हैं ओवर एज्ड बोलेंगे. ओवर एजिंग में आप देख सकते हो कोर्स पार्टिकल मिलने लगते हैं. वहां पे क्या है, वहां पे कोर्स पार्टिकल्स क्या है, बाउंड्री की तरफ जाएंगे, जब फोर्स लगेगा तो बाउंड्री की तरफ जाएंगे, तो वो बाउंड्री डिफेक्ट करेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, डिसलोकेशन. इन्होंने यही बोला डिसलोकेशन. ये देखिए, fine participants in the alloy impede the dislocation to either cut through the precipitated particles or the around them or go around them. यहाँ तो precipitated particles को वो कट करेंगे, फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ तो फिर वो उससे दूर भागेंगे. ठीक है, यहाँ तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपेल होगा. तो by restricting the dislocation movement during the deformation, the alloy is strengthened. अगर अपन ने डिसलोकेशन को मूवमेंट को रोकने में अगर अपन रोक पाए हैं, अगर अपन डिसलोकेशन को रोक पाए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथन मटेरियल मिलेगा. और वो क्या टाइम है आपका, एजिंग टाइम, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे आपको फाइन डिस्पर्स पार्टिकल्स मिलेंगे और मैक्सिमम प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स मिलेंगे. और यहाँ पे आपको ये जो पार्टिकल्स जो बन गया, ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया है, वो स्ट्रक्चर अब स्टेबल है.
इसकी डक्टिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी है और हार्डनेस भी है इसमें। आया समझ में? ठीक है, स्टेप समझ में आ गई? यस सर। स्ट्रेंथनिंग एंड प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। और बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज को जब मैं इंजीनियरिंग में था पहली बार मैं नहीं समझ पाया था, मेरे को बहुत टाइम लगा था, मैं 3-4 बार पढ़ा, जाके एमटेक में जाके मेरे को ये समझ में आया था ये एक्चुअल में है क्या चीज। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अभी आपको थोड़ा बहुत भी 10% भी समझ में आया है, अगर आपको उसको 50% करना है तो आज ही इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। मैं आप लोगों के साथ आज ही गूगल क्लासरूम में ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आज ही पढ़िएगा और 2-3 बार पढ़िएगा इसको। 2-3 बार पढ़ेंगे तभी जाके हीट ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हीट ट्रीटमेंट होती क्या है। और मैं 100% बता रहा हूँ, अगर आपने इसको इंटरेस्ट से लिया ना तो आपको 100% इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमें प्रोजेक्ट करना है, मेजर प्रोजेक्ट तो मटेरियल साइंस से रिलेटेड करना है। इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इंक्लूड होती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसमें अपन टेस्टिंग करते हैं, बिना हार्डनेस टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं, क्यूटीएम में काम करेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अपन को वो मजा आता है। उसमें क्या है, अपन को मॉडल नहीं बनाना होता है, मटेरियल साइंस के प्रोजेक्ट में अपन को मॉडल नहीं बनाना होता है, हमें सैंपल बना के टेस्टिंग करनी होती है और उसकी एनालिसिस करनी होती है, पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है ये। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आपका मेजर प्रोजेक्ट तक जाएगा। आया समझ में? तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो अभी चीज पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं 4-5 दिन जो चीज पढ़ाऊंगा उसको उसी दिन रिवाइज करें, और एक बार रिवाइज ना करके 2-3 बार रिवाइज करें। आपको ये जो 10%, अभी मैं को 100% श्योर हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 20% से ज्यादा समझ में आया होगा। तो अगर आपको अपनी समझने की परसेंटेज बढ़ानी है तो 3-4 बार इसको पढ़ें, और आज ही आप लोगों के साथ ये नोट शेयर करूंगा मैं। ठीक है, जैसे उम्मीद करता हूँ जितने लोग आए हैं वो सारे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पहले तो अटेंडेंस ले लेता हूँ, 14 लोग थे अब 13 हो गए, अटेंडेंस ले लूं मैं। अभिषेक जोशी आया है, अंकित आया है, भावना कल नहीं आई थी, आ जाइए। कल आई थी क्या भावना? कार्तिक यादव, खुशीराम नहीं आया था कल। कृष्ण आया पांड्या था सर कल मैं। आए थे? हाँ सर। ठीक है, याद नहीं होगा। मनराज, नवीन तो नहीं आया था कल, इतना पता है। शेख साहब भी नहीं आए थे कल। सर कल आया था ना मैं सर। नवीन आए थे कल? लेट हो गया, थोड़ा लेट आया था पर आया था। अटेंडेंस लग पाई तुम्हारी? नहीं अटेंडेंस की पता नहीं, आपने लगाई नहीं लगाई पर लेट हुआ नाम था। वो लेता हूँ, डायग्राम पढ़ा रहे थे ना आप। जैसे अभी नाम लिया है ना, ले रहा हूँ ना मैं, तो नाम लेता हूँ हमेशा, अटेंडेंस लेता हूँ तो सोनू सुतार, सुमित सोनी, विश्वजीत, शेख, नवीन, मनराज, कृष्णा, खुशीराम, कार्तिक, भावना, अंकित, अभिषेक, इन सब के अलावा कोई और है तो जिनका नाम नहीं लिया बताओ अभी। चलो ठीक है, ठीक है ना बेटा, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अपन ने ये बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया है और कल से आप लोगों का हीट ट्रीटमेंट का इंटरनल पार्ट स्टार्ट होगा। अब ये सब इसी के आसपास ही घूमेंगी चीजें। अब अपन उसमें टेम्परिंग पढ़ेंगे, एनियलिंग पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजिंग पढ़ेंगे, सरफेस हार्डनिंग पढ़ेंगे। तो अपन को अगर सरफेस को हार्ड करना है, पूरे मटेरियल को हार्ड नहीं करना है, तो कौन सी हीट ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो वो पता होना चाहिए आपको। अगर आपको पूरा मटेरियल को हार्ड करना है तो क्या कौन सी हीट ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मटेरियल को स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको डक्टिलिटी को भी डक्टिलिटी तो
वो उसके लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट करनी है ये पता चल जाएगा। कल से आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसको पढ़ के ये अभी शेयर कर लेता हूँ, आज शाम तक शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, पढ़ के फिर कल आप प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।